हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव टू स्टडी में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही थी वह संधि की चल रही थी। आज जो वीडियो है, आज वो संधि की अंतिम वीडियो है। तो आज हमारा संधि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक टेस्ट लूँगी जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने वर्णमाला को कंप्लीट करा था, फिर हमने एक टेस्ट लगाया था, इसी तरीके से संधि आज हमारी पूरी होने के बाद एक टेस्ट हम लोग संधि का करेंगे। तो चलिए उस पर चर्चा तो हम आगे करेंगे। फिलहाल हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नियमों को और जान लेते हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अभी हम लोगों का जो भाग चल रहा था वह व्यंजन संधि का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कई सारे नियमों को कल की कक्षा तक पढ़ा है। आज जो हमारा नियम है वह 5वां नियम है और जिसे नाम दिया गया माँ संबंधी नियम कहा गया है। जान लेते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और उन पर बिंदी लगी होती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है, इस तरह बिंदी के रूप में होता है। तो आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, सब पर बिंदी दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो बिंदी लगी हुई है शब्द के ऊपर, ये क्या है, ना है, माँ है, अनुस्वार है, तो बच्चे को इसको बताने में दिक्कत होने लगती है। तो आज इसी नियम को हम लोग जानेंगे। ये नियम आपको वर्तनी शुद्धि में भी बहुत अधिक मदद करता है। तो जानना शुरू करते हैं कि इस नियम में क्या बात कही गई है। देखिएगा, कहता है कि यदि माँ के बाद का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण हो, यानी कि स्पर्श व्यंजन हो, तो जो माँ होता है, हलंत के साथ इस बात का याद रखिएगा, तो माँ उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि जो माँ है इसका परिवर्तन होता है इया, उआ, अणा और ना में। देखिएगा कैसे, आगे जानते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला शब्द है हमारा समधन कल्प। हमें देखना क्या होता है कि माँ के बाद अगला लेटर आखिर है किस वर्ग का। हमें पहला दिखाई दे रहा है का वर्ग। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि का वर्ग का अंतिम क्या होता है, इया है, अणा है, ना है या माँ है। तो इसके लिए आपको वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, जब हम क्या करेंगे, माँ के बाद का को रखते हैं तो माँ को तो हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे इया आ जाता है। तो देखिए, ये इया आया क्यों, क्योंकि का अंतिम जो होता है वो इया होता है। तो देखिए, यहाँ पर या तो आप इस शब्द को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये बिंदी जो हमने लगाई है ऊपर, ये आखिर है क्या। तो देखो, इसे और भी आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं मैम समझ नहीं आता कि क्या है ये बिंदी, तो इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिएगा, हम क्या देखते हैं, इस बिंदी के बाद अगला लेटर है क्या। बिंदी पहले लगी होती है और बिंदी के बाद अगला लेटर क्या, तो अगला है का। तो का से पहले आने वाली बिंदी का वर्ग का अंतिम ही वर्ण होगी, यानी कि इया होगी। तो ये यहाँ पर क्या है, इया। इसी तरह सम धन च, चा का अंतिम क्या होता है, उआ। माँ को हटाएंगे और यहाँ पर उआ लगाएंगे या फिर हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। परम धन तु, यहाँ पे माँ के बाद क्या दिखाई दे रहा है, ता वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ता, और ता का अंतिम क्या होता है, ना, तो हमने ना लगा दिया। इसी तरह सम धन बंद, बंद अगर हम देखें बा है और बा किस में आता है, पा वर्ग में आता है, पा फा बा भा माँ, अंतिम क्या है, माँ। तो हम इस माँ को हटाएंगे और माँ ही लगा देंगे। तो वो बात हटाओ या मत हटाओ एक ही बात रहती है। ठीक है, और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। इसी तरह समधन थी, तो बन के यहाँ पर देखो धा दिखाई दे रहा है, धा आता है ता वर्ग में और ता का अंतिम क्या होता है, तो ना होता है। तो ये शब्द बनेगा संधि। और ये संधि तो मैंने सबसे पहले ही आपको, जब मैंने संधि टॉपिक शुरू करा था तो वहाँ पर सिखा दिया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले नियम की ओर। आई थिंक मुझे लगता है आप सभी को नियम ये समझ में आ गया होगा। माँ संबंधी एक नियम तो हम लोगों ने जान लिया, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर ये माँ वर्णों का अंतिम लेटर ना होकर क्या होता है, अनुस्वार होता है। यानी कि ये जो हम बिंदी प्रयोग करते हैं ये वो ही होता है। अब ये होता कहाँ का वो भी जानना जरूरी है। जैसे अगर हम देखें, माँ के बाद यदि कोई अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ यानी कि या, रा, लावा, और या फिर ऊष्म व्यंजन यानी कि शा, शा, साहा, अगर इनमें से कुछ भी आता है माँ के बाद, तो जो ये माँ है ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखिए, जैसे हमने कहा सम धन सार, माँ के बाद हमें क्या मिलता है, सा। तो हम क्या करेंगे, माँ को हटाएंगे, उसके स्थान पर बिंदी को लगा देते हैं। ऐसे हमने लिखा सम धन वाद, माँ को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। सम धन श, फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है, शाह, जो कि ऊष्म व्यंजनों में आता है। फिर हम क्या करेंगे, माँ को हटाएंगे और बिंदी का प्रयोग कर देंगे। सम धन योग, बिंदी यहाँ से माँ हटाकर यहाँ पर भी बिंदी का प्रयोग हम कर देते हैं।
तो ऐसे शब्द जहाँ पर ऊष्म व्यंजन या फिर अंत्यस्थ व्यंजन माँ वर्ण के बाद आए तो वह सारे जो होते हैं वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ऐसी एक शब्द और रह गया, इसे भी जान लेते हैं। जैसे है समधन विधान, माँ को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे बिंदी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा शब्द संविधान। ठीक, तो चलिए अब हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं। और संधि एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके कई सारे पार्ट बनाए हैं। मैं चाहती तो एक वीडियो में भी आपको ये सारी बातें बता सकती थी, पर मेरा मोटिव केवल आपको डेटा देना नहीं है, आपको समझाना है ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए जब भी मेरी क्लास को देखा करें। तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लिया करिए। एक बार इस वीडियो को सुना करिए और एक बार लिखा करिए। ये टॉपिक आप लोगों को कैसे रट जाएंगे आपको खुद भी मालूम नहीं पड़ेगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं हम विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि क्या होती है, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। विसर्ग के साथ क्या हो, या तो स्वर या फिर व्यंजन का मेल यदि होता है और उससे जो विकार होता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहा गया है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी कई सारे नियम है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल मोस्ट इंपोर्टेंट नियमों की चर्चा करने वाली हूँ। तो पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। और पहला नियम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर। देखिए, विसर्ग संधि में विसर्ग आना तो निश्चित ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ होना क्या क्या चाहिए उसे भी जान लेते हैं। नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, चाछा हो, टाठा हो या ताथा हो। 3 नियम है यहाँ पर ये, ठीक है। 3 नियमों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, केवल चाछा आता है या टाठा आता है या ताथा आता है, तो हमें क्या करना है, देखिए इसका परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे, यदि विसर्ग के बाद चाछा आता है तो चा और छा के, अगर चाछा आता है तो हम विसर्गों को क्या करेंगे, बदलेंगे शा में। ठीक है, चा और छा तो वैसे ही रहेगा। जैसे देखो पहला नियम है निहि धन चल। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है, चा, तो हम विसर्ग को किस में बदल लें, आधे शा में। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे हलंत लगाया है, तो ये सब आधे रूप में हमें दिखाई देंगे। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, आधा शा, शब्द बन जाएगा निश्चल। ऐसे अगर टाठा आता है तो टाठा आने पर क्या परिवर्तन होगा, शा में, और ताथा आने पर होगा शा में। जैसे देखिएगा, हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, आ धन चर रहे, तो यहाँ पे फिर से चा है, तो हम इन विसर्गों को फिर से किस में बदल लें, शा में। धनु धन टंकार, विसर्गों के बाद क्या दिखाई दे रहा है, टा, और टा का मेल होगा शा के साथ, तो बन जाएगा शब्द धनुष टंकार। अगला है नमा धन ते, तो यहाँ पर अगला क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और ता के साथ हम देखेंगे सा, तो शब्द बनेगा नमस्ते। नेक्स्ट है नी धन छल, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे रहा है, छा, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा निश्चल। अगले नियम की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले क्या दिखाई दे जाए, आ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, और इसके बाद क्या हो, कोई स्वर हो, और इसके बाद हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिखाई दे रहा है, यारा लावा दिखाई दे रहा है, और हा दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं विसर्ग से पहले बस क्या नहीं होना चाहिए, आ और आ नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई स्वर भी हो सकता है। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें का मतलब है गा, घा, इया, या फिर चाचा जा में करेंगे जा, झा, उआ, यानी कि बाद की 3 पंक्तियों में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन हम रा में कर देते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला कहता है दू धन आत्मा, तो देखिए विसर्ग के बाद हमें क्या दिखाई देता है, स्वर, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग को बदल के कर देंगे रा, और रा कैसा रहेगा, आधा। जब इस आधे रा में आ का मेल कराएंगे तो रा हो जाएगा हमारा पूरा, तो शब्द बन जाएगा हमारा दुरात्मा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या कहता है। तो अगला है नी धन झर, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग के बाद झा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन तो आधे रा में ही होना है, और यहाँ स्वर नहीं है आगे, तो ये रा आधा ही रहेगा, रेफ रा में बदल जाएगा, इस प्रकार से ऊपर लग जाएगा, शब्द बन जाएगा निर्झर। अगला देखिएगा नी ही धन आशा, तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या दिखाई दे रहा है, स्वर दिखाई दे रहा है, तो शब्द मिलकर क्या बनेगा, निराशा। आसान सा है, टिपिकल नहीं है। अगले पे चलते हैं और लास्ट नियम की ओर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लास्ट नियम हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 3 जान लेते हैं। नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ह्रस्व यानी कि छोटा,
इसके बाद क्या हो, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यारा अलावा हो, हा हो। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ऊ में हो जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका, विसर्ग संधि का। देखिएगा, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पहला जो शब्द है वो है मन धन भाव, तो शब्द निकल कर आ रहा है मनोभाव। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि परिवर्तन तो हो रहा है ऊ में, लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाई दे रही, ओ की मात्रा। ये ओ की मात्रा बनी कैसे, इसे जानते हैं पहले। तो पहले थोड़ा सा वाइट पेज ले लेते हैं और उस पर पहले समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ले लेते हैं वाइट पेज और फिर मैं एग्जाम्पल्स को आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिएगा, जैसे देखिए हमने लिखा मनः धन, धन यानी कि प्लस भाव, तो ये मनोभाव कैसे बना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका परिवर्तन होना चाहिए ऊ में, जैसे मैंने अभी कहा विसर्ग का परिवर्तन होगा ऊ में। लेकिन इससे पहले जो शब्द है मन, मन को अगर हम हलंत लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा आ। कभी भी कोई दो स्वर एक साथ एक शब्द में मौजूद नहीं हो सकते, अगर होंगे तो एक मात्रा के रूप में या फिर एक वास्तविक रूप में होता है। फिलहाल यहाँ पर भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखो आगे आ गया भाव। अब देखो आ और ऊ की मदद से बनता है हमेशा ओ, और ये संधि हो जाती है हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का यूज यहाँ पर होता है विसर्ग संधि में। तो हम इसे इस प्रकार से ना लिखकर हम इसे क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। और जब हम ओ को मन में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मनो। ठीक है, तो शब्द हमारा बनता है मनो। अब आगे हम इसे लिखते हैं तो हम लिखते हैं मनोभाव, जोड़ के लिखते हैं तो शब्द बन जाता है मनोभाव। आई थिंक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, देखते हैं। चलिए, अब आसान हो जाएगा सभी के लिए मुझे लगता है। तो आते हैं, देखिएगा। पहला है यहाँ पर मना धन भाव, विसर्ग की जगह पे क्या आ गई, ओ की मात्रा, दोनों को जोड़ के लिख दिया, बन गया मनोभाव। अगला है सरा धन चा, फिर वही चीज है, यहाँ पे इसका परिवर्तन किस में होना था, ऊ में। सर को अगर हम यहाँ से आ निकालेंगे, आ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहाँ से ओ जोड़ दिया, शब्द बन गया सरोज। अगला देखिएगा, अगला कहता है मना धन रथ, मिलकर बनेगा मनोरथ, और अधा धन गति मिलकर बनेगा अधोगति। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई थिंक आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर किसी को समझ में कोई चीज़ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं आपकी समस्या का सलूशन कर पाऊँ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये उन सभी लोगों तक पहुँच पाए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत रहती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।